हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं, सूक्ष्म जीव, है ना। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। देखो बच्चों, इसको पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि सूक्ष्म जीव होता क्या है ना। आप एक ब्रेड को लो और उस ब्रेड को आपको क्या करना है, एक ब्रेड को लेना है और उसे 2-3 दिनों तक ऐसे ही छोड़ देना है। तो बच्चों, एक ब्रेड को 1-2-3 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर क्या होता है, इसके ऊपर आप देखोगे रुई की तरह संरचनाएं उग आती है। इन संरचनाओं को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। तो बच्चों, इन्हें हम क्या कहेंगे, राइजोपस, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राइजोपस। तो बच्चों, ये एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है ना। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि बच्चों सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों लिखने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन कि सूक्ष्म जीव हम किसे कहते हैं। ठीक है, यह अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा, है ना, खुले आंखों से हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, ये अति सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है ना। अगर हम बात करें कि बच्चों ये रहते कहाँ पर है ना, हम देख रहे हैं इसका डिफिनेशन, हमें पता चला कि सर ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, है ना। अगर बच्चों हम आवाज़ की बात करें कि इनका आवाज़ कहाँ है, ये रहते कहाँ हैं, है ना, तो हम देखेंगे कि बच्चों ये पूरे पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि जल, वायु, मिट्टी, है ना, और इसी तरह से अन्य जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। अन्य जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि सर ये कहीं पे भी पाए जाते हैं, मतलब पूरे पृथ्वी पर इनका ही राज चल रहा है ना। ये जल में, वायु में, मिट्टी में, यहाँ तक कि अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी। ठीक है, आगे आपको बता रहे, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप बिलीव नहीं करोगे, इतना मज़ा आएगा आपको, है ना। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना पूरा, ताकि आपको अच्छा लगे, है ना। देखो, अब हम लोग देखें कि सर ये इस जगह पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी परिस्थितियों के बारे में, तो आपने सुना होगा जैसे वातावरण जो है ना, उसके अनुसार जीव जंतु अपने को उस ढांचे पे रखते हैं, है ना, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। वरना फिर ऐसा देखने को मिलता है कि आप मान लो कहीं से कोई डॉग लेकर आते हो, है ना, या कोई दूसरा एनिमल लेके आते हो, तो वहाँ पे मान लो कि बहुत ठंड रहती है, अचानक आप यहाँ लेके आते हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, है ना। इसी तरह से अगर यहाँ के कोई जानवर है, आप उसे फ़ौरन लेके जाओ, ठीक है, तो होगा क्या कि वहाँ का वातावरण यहाँ से अलग होने के कारण वो डॉग या कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये पावर है कि ये किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि जीवित रह सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। तो बच्चों, ये बहुत सरल जीव है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत सरल जीव है जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनकी गुणन यानी कि इनका जनन जो है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ये कभी घटते नहीं है।
क्योंकि इनके लिए कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखती है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, ये सर्वाइव हमेशा कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, मेनली जो सूक्ष्म जीव है इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि सर सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूक्ष्म जीव है ना, इनको कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में। पहला हम देखेंगे जीवाणु, है ना, इसे आप इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हो। दूसरा प्रोटोजोआ, इसे इंग्लिश में भी प्रोटोजोआ ही कहते हैं। थर्ड हम देखेंगे कवक, इसे बच्चों हम फंगी कहते हैं, है ना। और हमारा चौथा है शैवाल, इसे आप अलजाई या अलगई जो भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो देखो हम देख रहे हैं कि सर सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा? पहला जीवाणु है, दूसरा प्रोटोजोआ है, थर्ड आपका कवक है और चौथा शैवाल है। इसके अलावा बच्चों एक और सूक्ष्म जीव है जिसे इन चारों से अलग रखा गया है। ऐसा क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। उसे बच्चों हम कहते हैं वायरस। ठीक है, और जब भी कोई वायरस का नाम सुनता है तो वो कोरोना को कैसे भूल सकेगा, है ना। क्योंकि कोरोना ने जो तबाही मचाया है बच्चों, तो उसके वजह से जब भी हम वायरस सुनेंगे तो हम कोरोना को कभी नहीं भूल सकते ज़िंदगी में, है ना, कभी नहीं। तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसीलिए अगर हम पहले इसके बारे में बात करेंगे ना तो फिर चैप्टर में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। हम पहले एक एक करके पहले जीवाणु के बारे में बात करते हैं, फिर प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल के बारे में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं इनका टॉपिक। तो बच्चों अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि सर क्या सारे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, है ना। हमें ये चीज़ तो ज़रूर पता है कि सर ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जो हमारे कामों को करते हैं और जिनकी वजह से हमारा पर्यावरण शुद्ध है ना। तो हम जो है ना आज इनकी मित्रता के बारे में तो बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, हम इसके बारे में आज बात करेंगे, है ना, कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है ना। इस टॉपिक पे बात करेंगे आज हम लोग। ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि नहीं ये किस तरह हमारे लिए ये हमारे मित्र हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? जीवाणु को। ठीक है, तो बच्चों जीवाणु, इसकी खोज सबसे पहले 1676 ईस्वी में किसने किया था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने, है ना। एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव, इससे पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि सर जीवाणु जो है ना ये एक कोशिक जीव होते हैं, ये एक कोशिक जीव होते हैं, यानी कि इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। ठीक है, जिस तरह अमीबा में एक ही कोशिका पाई जाती है, तो इसी तरह जीवाणुओं में भी एक ही कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो आकृति अगर हम देखें कि सर इनका आकृति कैसा होता है, आकृति की अगर हम बात करें तो बच्चों ये हमें गोल आकार, ठीक है, और छड़नुमा तो इनकी जो आकृति होती है वो गोल या छड़नुमा हो सकती है। ठीक है, आपको इमेज भी दिख रहा होगा। तो देखो ये जो है ना पृथ्वी पर सारे जगह पाए जाते हैं। ऐसा आप देखेंगे जहाँ पर नमी हो, ठीक है, जैसे मिट्टी, गर्म जल धाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, ठीक है, नॉर्मल जो वाटर है उसके अंदर भी, फिर कार्बनिक पदार्थों में, यहाँ तक कि पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं, है ना। यानी कि इंसान और जंतु के अंदर भी ये लोग रहते हैं, पौधों के अंदर, पौधों और जीव जंतु के अंदर भी ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सर इनका जो आवास है वो मिट्टी, गर्म जल धाराओं में, उसके बाद फिर जैसे आपका नाभिकीय पदार्थों में
नॉर्मल जो वाटर होता है उसके अंदर भी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल में, फिर आपका कार्बनिक पदार्थों में भी ये रहते हैं, कार्बनिक पदार्थों में, है ना। इसी तरह बच्चों ये हमने बताया कि पौधों एवं जंतुओं के शरीर के भीतर भी पाए जाते हैं, तो आप इसे भी लिख लेना, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं ये पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर, लिख देते हैं अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चीज़ बताते हैं, ठीक है ना। आप खुद भी हैरान हो जाओगे, रियली आप बिलीव नहीं करोगे कि सच में ऐसा है। देखो ये चीज़ आप नॉर्मल आपको नहीं पता कि बच्चों साधारणतः, अब यहाँ पे देखो 1 ग्राम मिट्टी के अंदर, ठीक है ना, आपका होश उड़ जाएगा, ठीक है, जाके पानी वानी पी लेना बढ़िया से। 1 ग्राम मिट्टी के अंदर बच्चों अगर हम बात करें कितने जीवाणु होते हैं, तो सुनना गौर से, 4 करोड़ लगभग, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर लगभग लिख देता हूँ क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है, लगभग। तो बच्चों 1 ग्राम मिट्टी के अंदर जो है ना 4 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। रियली जब मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम रीड किया तो मुझे भी मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा है क्या। मतलब हमारे चारों तरफ बच्चों बैक्टीरिया भरे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे मुंह में, हमारे गले में, हमारे स्किन के ऊपर, है ना, और पेट में तो होना ही है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मिट्टी के अंदर हमने देखा कि अप्रोक्स जो है ना वो 4 करोड़ जीवाणु रहते हैं, ठीक है, वो भी 1 ग्राम मिट्टी के अंदर। हम कोई 1 केजी या 2 केजी की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दूसरा दिमाग हिला देने वाली बात, 1 ml अगर वाटर के अंदर हम बात करें, 1 ml, कि सर 1 ml वाटर के अंदर कितना जीवाणु पाया जाता है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप इसे गौर से देखो कितने, ठीक है ना। आपको बिलीव नहीं होगा कि सच में ऐसा है। तो बच्चों हाँ ये सही है, क्योंकि साइंस कभी गलत नहीं कहता है ना। आप चाहो तो जीवाणु के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जान सकते हो, इसके विकिपीडिया आप पढ़ सकते हो, है ना। आगे फिर आप स्टडी करोगे, आप अभी तो क्लास 8 में हो, तो आगे जब आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि हाँ सच में ऐसा है। तो हम देखेंगे कि 1 ml वाटर के अंदर लगभग जो है ना वो 10 लाख जीवाणु मौजूद होते हैं, ठीक है। और पूरी पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो आई थिंक 5 पॉइंट इतना हो सकता है, ठीक है ना। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन लगभग इतना बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पाए जाते हैं पूरे पृथ्वी के अंदर। अब बच्चों हम रोग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनका जो माध्यम है वो क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो जीवाणु के द्वारा कोई सा भी रोग होता है आपको, तो वो रोग आपको किस तरह से हो सकता है, फिर दूसरी बात फिर आप उससे कैसे बच सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रोग यानी कि डिजीज, है ना। तो पहले हम देखेंगे सर क्षय रोग, है ना। तो बच्चों ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक ये देखा गया कि पूरे ईयर सिर्फ बच्चों भारत के अंदर जो है ना 10 लाख लोग मरते हैं, वो भी इस रोग से, जीवाणु के कारण। तो आप समझ सकते हो कि क्या हाल है हमारे यहाँ का, है ना, कि यार यहाँ पे लोगों को सही तौर पे हो सकता है मेडिसिन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ वहाँ काम करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सर ये हर जगह पाए जाते हैं, तो इनसे हम बचें कैसे, है ना। तो इसके लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा टीकाकरण, है ना। वो जब अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने बाएं हाथ या दाएं हाथ को देखो, वहाँ पे आपको टीका का निशान भी होगा। जब आप बचपन में छोटे थे तो उस वक्त आपको लगा था। तो बच्चों ये टीका इसी वजह से लगाया जाता है ताकि आपको बाद में आपके अंदर अगर किसी जीवाणु का अटैक हो, है ना, तो उस चीज़ को वो किल कर सके, ठीक है। इसीलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों को टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो रोगों से लड़ सके, है ना। तो हम देखेंगे क्षय रोग का जो माध्यम है वो कैसे, तो इसका जो सबसे खास माध्यम है वो है वायु। यानी कि आप कहीं पे ऐसे जगह पे हो जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे स्मेल आ रहे हैं, या कोई जानवर मरा पड़ा है, आप विदाउट मास्क वहाँ पे घूम रहे हो, है ना। तो होता क्या है कि जो जीवाणु है वो वायु के द्वारा सांस नली के थ्रू आपके अंदर चला जाता है,
और यही बैक्टीरिया फिर आपको नुकसान पहुंचाती है ना, और ऐसे रोग आपको देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि सर सिर्फ 6 रोग से पूरे भारत में पर ईयर 10 लाख लोग की मृत्यु होती है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए आप इन जगहों से ज़रूर बचें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। ऐसे कंडीशन में आप मास्क ना भूलें, और वैसे भी कोविड का सिचुएशन दोबारा आ रहा है तो आप ज़रूर से मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो इसका जो माध्यम है वो सर क्या है, वायु है, ठीक है। अब जो दूसरा रोग है ये मैं पॉइंट वाइज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। हैज़ा आपने सुना होगा, है ना। तो बच्चों इसका जो माध्यम है ना वो आपने देखा होगा, इसका जो पहले माध्यम लिख देता हूँ सर, जल और भोजन। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो है ना सड़े गले भोजन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रात में आपने ब्रेड रखा, वो आई थिंक थोड़ा सा स्मेल कर रहा होगा, ख़राब होगा, तो आप विदाउट उसको स्मेल करें या विदाउट सोचे आप उसे खा जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। वाटर भी आपको अच्छे से वाटर को देखना है, वाटर को बढ़िया, आप चाहो तो फिल्टर वाटर यूज़ करो, है ना, वाटर बढ़िया यूज़ करो ताकि आपको हैज़ा जैसे रोगों से आप बच सको, ठीक है ना। भोजन पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको बाहर के जो जंक फूड होते हैं उन्हें भी नहीं खाना है, ठीक है ना। उनसे क्या होगा कि आप जब भोजन खाओगे तो इनके थ्रू आपके अंदर जो बैक्टीरिया है वो चला जाएगा और आपको हैज़ा जैसे रोगों से लड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड, वो है टाइफाइड। तो बच्चों टाइफाइड जो है ना ये बहुत कॉमन है, क्योंकि ये नॉर्मल जब भी आप देखेंगे कि मौसम जब भी चेंज होता है तो आप देखोगे कि हमेशा अपने आसपास लोगों से पूछना तो वो आपको हमेशा कहेंगे नहीं डॉक्टर ये कह रहा है कि नहीं मुझे टाइफाइड हो गया है ना। तो इसका सबसे बड़ा जो माध्यम है तो बच्चों ये जल है, ठीक है। आपको वाटर बहुत ज़्यादा ध्यान से वाटर को पीना है, ध्यान से देखना है, और आप फिल्टर वाटर हमेशा यूज़ करो ताकि आपको टाइफाइड जैसी बीमारियों से लड़ना ना पड़े, है ना। चलो फोर्थ हम देख लेते हैं। फोर्थ बच्चों निमोनिया। ये कौन नहीं जानता, ठीक है। आई थिंक सभी को पता है, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी लोग सुनते रहते हैं कि सर इनको निमोनिया हो गया है ना। तो बच्चों इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो पहला वायु है। होता क्या है कि वायु के थ्रू जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं वो सीधे फेफड़ों में जाते हैं और फेफड़ों में अटैक करते हैं। इससे फिर सांसों में प्रॉब्लम होती है कि आपका ब्रीथिंग डाउन हो जाता है, यानी कि आप सांस सही तरीके से नहीं ले पाओगे, गला फूलने लगेगा, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि वायु के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं और बच्चों हमें निमोनिया हो जाता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। और जिनको निमोनिया होता है उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है फिर, ठीक है। फिफ्थ हमारा है प्लेग। तो बच्चों फिफ्थ हमारा है प्लेग, है ना। अब ये कैसे होता है, तो प्लेग अगर आपने नहीं सुना है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। देखो प्लेग जो है ना ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जो किसी जानवर या बिच्छू के काटने से आपको हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई पागल कुत्ता है, तो पागल कुत्ता तो वो ऐसे भी पागल, तो किसी को भी अगर मान लो पागल कुत्ते ने काटा, है ना, तो उससे जो बीमारी होगी वो प्लेग, ठीक है। इसी तरह कोई बिच्छू है, अगर बिच्छू किसी को काटता है तो उससे जो बीमारी होगी वो कौन सी, प्लेग, है ना। तो हम देख रहे हैं सर ये किसी बिच्छू या जानवर के काटने से होता है, बिच्छू या जानवर के काटने से होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे ये जो प्लेग है ये बीमारी किसी बिच्छू या जानवर के काटने से होता है ना। और इसमें हम देखेंगे कि बच्चों मान लो अगर कुत्ता है ना, उसने किसी को काटा, किसी आदमी को, है ना, तो अब जो भी इंसान इस आदमी के संपर्क में आएगा, है ना, और चूंकि ये मान लो कहीं पे खांसता है या फिर छींकता है, तो इससे क्या होगा, इसके जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति होंगे, संपर्क में आने वाले व्यक्ति, तो हम देखेंगे कि मान लो अगर कोई पागल कुत्ता किसी इंसान को काटता है और इस इंसान के संपर्क में हम आते हैं और ये छींकता है या फिर खांसता है हमारे सामने में, तो फिर इससे क्या होगा, जो जीवाणु हमारे अंदर चला जाएगा, तो हमें जो उसके बाद बीमारी होगी उसे बच्चों हम न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं, है ना। ये डायरेक्ट किसी जानवर या कुत्ते के काटने से नहीं होगा। डायरेक्ट अगर किसी कुत्ते या जानवर ने काटा तो उसे सिर्फ प्लेग कहा जाएगा ना, उसे जो बीमारी होगी वो प्लेग होगा। लेकिन अगर उस इंसान के थ्रू हमें हुआ तो वो न्यूमोनिक प्लेग कहलाएगा, ठीक है।
न्यूमोनिक प्लेग। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और शायद मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ है ना, यूट्यूब के अंदर हो सकता है कोई टीचर आपको बताए, लेकिन बहुत ही कम टीचर ऐसे होंगे जो इतना डीपली शायद बताते हैं, है ना, वो भी क्लास 8 में। तो बच्चों हमें देखना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, है ना, क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है। और बचेंगे कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं सर वायु में भी, है ना, ये लोग जल में, भोजन में, है ना, तो बचेंगे कैसे हम। तो बच्चों इसके लिए जो पहला ऑप्शन है हमारे पास बचाव का जो पहला ऑप्शन है वो सर समय पर टीकाकरण, है ना। और देखते होंगे कि लोग आते हैं आपके ग्रामीण इलाकों में, और जो आपका आंगनबाड़ी होता है वहाँ पे खास करके टीका लगाया जाता है, तो आप तक ये बात पहुँचती होगी कि वो लोग कहते हैं कि टाइम हो गया, आपके बच्चे को टीका लगवाना है ना। तो उस वक्त आप लेके जाते हो छोटे भाई बहन को। तो टीकाकरण समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सब बीमारी आपको बाद में झेलनी पड़ेगी। ठीक है, पहला हम देखेंगे सर टीकाकरण समय पर आपको ले लेना है। दूसरा, जो रोगी व्यक्ति है जिसे इस तरह के रोग हैं, जैसे क्षय रोग है, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, तो उनके वस्तुओं को हमें अलग करके रखना है। ठीक है, उनके सामने या उनके वस्तुओं को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को अलग रखना, है ना। ये दो तरीके हैं जिससे हम जीवाणु से होने वाले रोगों से बच सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम उनसे बच जाए तो हमें ये बीमारियां भी नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर ये तो बहुत ही ख़तरनाक है ऐसी बीमारी। तो बच्चों ये हमारा जीवाणु खत्म हो गया, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो प्रोटोजोआ है ना। इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो देखो प्रोटोजोआ का जो खोज है ना, वो पहले वाले वैज्ञानिक भाई साहब ने ही किया है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। तो हमने देखा कि सर शैवाल की खोज उन्होंने 1676 ईस्वी में किया। ठीक है, तो बाद में जाके 1974 ईस्वी में उन्होंने प्रोटोजोआ की खोज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर ये एक कोशिकीय जीव होते हैं या फिर बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो हम देखेंगे कि सर ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ जो है ना ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर अगर हम बात करें सर आवास इनका क्या है ना, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो प्रोटोजोआ जो है ना ये नम वातावरण में रहते हैं, जैसे मान लो कि तालाब हो गया, दलदल हो गया, मिट्टी, कभी कभी तो परजीवी के रूप में बड़े पौधे या जानवर के अंदर भी रहते हैं। परजीवी आपने सुना होगा, है ना, जैसे हम लोगों ने देखा था परपोषी, स्वपोषी, विषमपोषी और परजीवी। परजीवी मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो इस तरह से ये दूसरे पर यानी कि दूसरे के शरीर के अंदर, पेड़ पौधे या बड़े जानवर के अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं। तो हम देखेंगे, हमने जिस तरह बताया कि ये सब नम वातावरण में रहते हैं, कहाँ कहाँ, तालाब में, दलदल, मिट्टी, है ना, ये सारे जगहों में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नम वातावरण में रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आपका तालाब हो गया, कोई दलदल हो गया, है ना, और मिट्टी भी ले लो, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं ये लोग, मिट्टी। और हमने जिस तरह बताया कभी कभी ये लोग जो है ना परजीवी के रूप में बड़े पौधे या जानवर के अंदर भी रहते हैं। तो इस पॉइंट को भी लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बाद में कभी अगर आपको ये चीज़ देखने को मिला तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर उस पॉइंट को भी लिख देते हैं कि ये कभी कभी परजीवी के रूप में बड़े पौधे या जानवर के अंदर रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना। तो बच्चों यहाँ पे
हम लोगों ने देखा कि सर ये एक कोशिकीय जीव है और इसकी खोज एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने किया है, और कब? 1974 ईस्वी में। ठीक है। आवास ये ज़्यादातर नम वातावरण में रहते हैं, जैसे तालाब, दलदल, मिट्टी, है ना। कभी कभी ये परजीवी के रूप में बड़े पौधे या जानवर के अंदर भी रहते हैं। अब हम देखेंगे कि सर इनसे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, रोग, है ना। रोग, दो प्रोटोजोआ, जैसे आपके बुक में भी आपको फोटो मिलेगा, आप देखेंगे पहला अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, है ना। तो चलो हम लोग रोग के बारे में बात करते हैं। पहला है बच्चों पेचिश, ठीक है। दूसरा मलेरिया, ये हर कोई जानता है ना, मलेरिया। उसके बाद टाइफाइड भी हो जाता है, टाइफाइड। फिर चिकन पॉक्स भी बच्चों प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, चिकन पॉक्स। और हेपेटाइटिस ए, है ना। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का नाम बताएं, और या फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम बताएं, जिनमें आपके ऑप्शन इस तरह रहेंगे। तो अगर कुछ भी रहे इनमें से, पेचिश, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, तो आप इनमें से किसी को भी टिक लगा सकते हो आराम से, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मलेरिया है ना, ये मच्छर के द्वारा होता है ना। और आपको ये भी पता है कि उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। ये मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर के काटने से, ठीक है। जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है। इसीलिए आपको बच्चों एकदम ध्यान देना अपने मच्छरदानी को लेकर, ठीक है ना। आप जब भी सो तो एक तो आपको अगरबत्ती यूज़ करना है, वरना फिर मच्छरदानी ज़रूर लगाकर सोना है, ताकि आपको मलेरिया ना हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रोटोजोआ भी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, है ना। अब हम चलते हैं अपना थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कवक के बारे में, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम बात करने वाले हैं कवक के बारे में, जिसे इंग्लिश में फंगी कहा जाता है, और इसे ही आप फफूंद भी कहते हो, ठीक है ना। तो देखो, इसको समझने से पहले आप थोड़े से अपने आमने सामने नज़र को भटकाओ। आप देखोगे कि अगर कोई खाना सड़ जाता है ना, कोई खाना मान लो सड़ जाता है, कोई खाना सड़ जाता है, तो इसके ऊपर आपको कैसी संरचनाएं दिखाई देती है, ठीक है ना। व्हाइट कलर का आप देखोगे रुई जैसी संरचनाएं, कुछ इसी तरह का तो होता है ना, रुई जैसी संरचना, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई ब्रेड खराब हो गया, उसके ऊपर आप देखोगे, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया शुरू में, है ना, कि आप एक ब्रेड को, गीला ब्रेड को 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, फिर आप देखोगे कि उसके ऊपर रुई की तरह संरचनाएं उगाती है ना। इन्हीं संरचनाओं को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, तो आपको पता चलेगा इसके ऊपर जो संरचना बनी है ये कवक है, और कवक का एक प्रकार जिसे हम राइजोपस कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इसी तरह से अगर कोई खाना खराब हो जाता है तो आप देखोगे उसके ऊपर जो रुई जैसी संरचनाएं होती है ना, उसे ही हम कवक कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सर, ये एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों होते हैं, ठीक है। अब आगे बताएंगे कि एक कोशिक कौन है और बहुकोशिक कौन है। ये एक कोशिकीय तो हम देखेंगे ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं, है ना। हम देखेंगे कि ये कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। तो बच्चों, जैसे आपने यीस्ट का नाम सुना होगा, तो जो यीस्ट है ना, यीस्ट, ये बच्चों एक कोशिक होता है, और दूसरा मशरूम, ये बहुकोशिक होता है। दोनों ही कवक है ना, ये बहुकोशिक होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इनका जो आवास है ना, तो इनका जो आवास है वो दूसरे जीव जंतुओं के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो इसे हम बच्चों परपोषी कह सकते हैं। जैसे पिछले वाले में हमने देखा कि उन्हें हम परपोषी कहते हैं, क्यों? चूंकि वो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जैसे ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं, और ये खुद को बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो जनन प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, जिसकी वजह से 24 आवर्स के अंदर आप देखेंगे कि पूरी तरह से ब्रेड जो है ना वो ख़राब हो गया और उसके अंदर रुई जैसी संरचनाएं भर गई हैं, ठीक है।
ये जो है ना बच्चों परपोषी होते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये परपोषी होते हैं। उसके बाद मृत जीवी पर आवाज़ करते हैं, जो मरे हुए चीज़ें उन पर ये आवाज़ करते हैं, यानी कि मृत जीवी पर ये आवाज़ करते हैं, यानी कि रहते हैं, है ना, सिंपल सा। तो हम देखेंगे कि जैसे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे बच्चों, ये अक्सर जो है ना, जैसे नम स्थानों पे ज़्यादा, जहाँ पे नमी होगी वहीं पे ज़्यादातर कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो उनके ऊपर ये रहते हैं। जैसे मान लो कोई लकड़ी के सड़े गले टुकड़े हैं, है ना, कोई टुकड़ा है लकड़ी का। दूसरी बात, चमड़े के ऊपर, या कोई खाने का सामान है, भोज्य पदार्थ है जिसे हम कहते हैं, तो कोई भोज्य पदार्थ है उसके ऊपर ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी कोई खाने का सामान, इसीलिए उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट जब पार हो जाता है ना, तो उसके ऊपर ये कवक हावी हो जाते हैं और उसे पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। और ख़राब हो जाने के बाद आप उसके ऊपर कवक देख भी सकते हैं, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम देखेंगे सर, लकड़ी के सड़े गले टुकड़े या फिर चमड़े, है ना, इसी तरह मैं यहाँ पे भोज्य पदार्थ लिख देता हूँ ताकि खाने वाले जितने भी सामान हैं, है ना, भोज्य पदार्थ, इनमें ये रहते हैं और इनमें पाया जाता है ना। अब हम देखेंगे कि सर कवक से जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो इमेजेस भी दिख रहा होगा। पहला आपका राइजोपस है और दूसरा पेनिसिलियम है ना। ये दोनों ही कवक है और दो कवक के प्रकार हैं ये दोनों, है ना। तो हम देखते हैं कि कवक से होने वाले रोग, सर जो सबसे पहला है वो गंजापन है ना। उसके बाद एथलीट फुट, आपको शायद नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि एथलीट फुट होता क्या है। आपने देखा होगा कि किसी किसी का जो पैर जो है ना वो बिल्कुल हाथी जैसा हो जाता है ना। तो उसी जिसका भी पैर ऐसा हुआ रहता है, हाथी पाँव कहते हैं उसे, है ना, हाथी पैर। तो मान लो कोई पैर जो है ना पूरी तरह से फूल के वो हाथी की तरह हो गया उसका पैर, तो उसे ही हम एथलीट फुट कहते हैं, है ना। उसके बाद पारागज ज्वर, यानी कि हाई फीवर, पारागज ज्वर, हाई फीवर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देख रहे हैं कि सर जो कवक से होने वाली बीमारियां हैं वो इस तरह है, और ये भी हमारे लिए थोड़ी सी खतरनाक है। गंजापन, अगर सर में बाल उल नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा, फिर बेकार सा एकदम। ठीक है, उसके बाद जैसा पैर फूल के हाथी जैसा हो जाना, ये भी तो सही नहीं है। फिर हाई फीवर है, ये बहुत ही खतरनाक है ना। तो कवक से भी जो बीमारियाँ होती है वो भी बहुत डेंजर है अगर हम तुलना करें जीवाणु की बीमारियों से, है ना। दूसरी बात, पादप में भी आपने देखा होगा कि जो गेहूं की वो डाली जैसी होती है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, गेहूं की रस्ट कहते हैं उसे, गेहूं की रस्ट, आपको इमेज दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर बच्चों कवक जो है ना वो अपना ये बना लेते हैं, और जिसके वजह से ये इस तरह दिखता है। और इसका जो मेन कारण है वो किसके थ्रू यहाँ पर आते हैं, तो पहला हम देखेंगे कि हो सकता है वायु से, या फिर जो बीज आपने लगाया था उस बीज के कारण, है ना। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं, गेहूं की जो वो पत्ती होती है तो उसके ऊपर कवक का आना। ठीक है, तो ये हमारा कवक भी हो गया। अब हमारा फोर्थ की ओर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ में हमने रखा शैवाल, तो अब हम शैवाल के बारे में जानेंगे। ठीक, तो बच्चों अब हम बात करेंगे शैवाल के बारे में, है ना। फोर्थ पॉइंट है ये हमारा। तो हम देखेंगे कि सर सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल ने शैवाल के बारे में बताया था, है ना। बच्चों शैवाल आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ पे, आप नदी भी गए हो, तालाब भी गए हो, तो आप देखोगे कि पत्थरों के ऊपर, है ना, जो हरा कलर का आपको इमेज भी दिख रहा होगा, तो हरा कलर का जो ये है ना, इसे ही बच्चों हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह वृक्षों की छाल में भी आप देखोगे कि ये जो है ना उग आते हैं। उसके बाद कोई दीवार है, नम दीवारों पर भी आपको देखने को मिलेंगे, या ज़मीन पर जहाँ पे नमी है वहाँ पर भी ये लोग मिलेंगे आपको। ठीक है ना, इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। तो शैवाल के जो दो टाइप है वो पहला हम देखेंगे क्लेमाइडोमोनास और दूसरा स्पाइरोगाइरा। तो हम देखेंगे कि सर ये जो है ना एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों होते हैं। ये एक कोशिक और
बहुकोशिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हम देखेंगे कि सर ये स्वपोषी होते हैं, वे सारे स्वपोषी है, वे अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर इनका जो कलर है वो हरा होता है, हरा रंग। इनमें हरा रंग होता है ना। आप इमेजेस भी देख रहे हो। थर्ड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि सर ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना खाना स्वयं खुद बनाते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सारे अपना खाना खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है, पत्तों के द्वारा बनाते हैं। पत्तों में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और क्लोरोफिल के द्वारा ये अपना खाना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों के द्वारा जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाया जाता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इनके आवास के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि सर ये नम भूमि, वृक्षों की छाल, नम दीवारों या पत्थरों पर, है ना, ये रहते हैं अपना। तो अब बात आती है क्या इनसे कोई रोग हमें होता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इन्हें देखने से भी पता चल रहा है कि ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो मतलब देखो इनसे होता ये है कि कुछ शैवाल जो जल को खराब कर देते हैं पूरी तरह से, है ना, और कुछ शैवाल दूसरे पौधों पर रोग भी फैलाते हैं, तो पौधों को इनसे नुकसान होता है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे पौधों के बारे में जब मैंने बताया तो यहाँ पे देखो आपने चाय की पत्ती का लाल रोग देखा होगा, ठीक है, वो सेफेल्यूरस शैवाल के द्वारा ही होता है ना। आपको हम बता देते हैं। चलो पहले यहाँ पर लिखते हैं कि सर इनका आवास क्या है, ये रहते कहाँ हैं। तो नदी तालाब में, यहाँ वहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नम भूमि, वृक्षों की छाल, पहला, फिर नम दीवारों पर, पत्थरों पर, है ना। ये ज़्यादातर जलीय माध्यम में ही रहते हैं, ठीक है, इनका आवास जलीय माध्यम में होता है। तो हम देखेंगे जो इनसे नुकसान है वो ये है, पहला कि सर कुछ शैवाल जल को दूषित कर देते हैं, कुछ शैवाल जल को दूषित कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि कुछ शैवाल जो है ना दूसरे पौधों पर रोग फैलाते हैं, ठीक है। कुछ शैवाल दूसरे पौधों पर रोग फैलाते हैं, है ना। और जैसे हम देखेंगे कि चाय की पत्ती का लाल रोग, है ना। तो चाय की पत्ती का लाल रोग ये बच्चों सेफेल्यूरस शैवाल के कारण होता है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो जो शैवाल है उसका नाम है सेफेल्यूरस, ठीक है। इसी के कारण चाय की पत्ती का लाल रंग हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट और आखिरी पॉइंट है विषाणु, जिसको मैंने पहले बताया था कि सर इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो अब समय आ गया कि हम इसके ऊपर बात करें, ठीक है। तो देखो वायरस कौन नहीं जानता है, जब से कोरोना वायरस आया है तब से सारे लोगों को पता है कि वायरस कितने डेंजरस होते हैं हमारे लिए, है ना। इनकी एक खास बात है, जब ये बाहर रहते हैं ना तो ये मरे हुए रहते हैं, यानी कि मरा हुआ और ज़िंदा कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि अगर ये इंसान के शरीर के बाहर रहते हैं तो ये ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये मर चुके हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये बिल्कुल मरे हुए जैसे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब ये किसी इंसान के शरीर के अंदर चले जाते हैं उसके बाद ये अपना जनन शुरू करते हैं और अपना वायरस का पूरी तरह से झुंड बना लेते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस है। एक डायग्राम बनाता हूँ नॉर्मल सा, ये मेरा इंसान है, और ये इसका हाथ है, ठीक है। थोड़ा सा ये पेटू जैसे दिख रहा है, कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे जब कोई वायरस, एक वायरस बनाते हैं अभी, ये जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है।
तो ये जब बाहर रहेगा तो ये बिल्कुल मृत के समान है, यानी कि ऐसा कि ये मरा हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ भी काम नहीं करता है और इस तरह ये बाहरी वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक रह सकता है, ठीक है ना, ये बाहर हिस्से में सैकड़ों वर्षों तक रह सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि जैसे ही ये किसी इंसान के अंदर पहुंच जाता है, किसी इंसान के अंदर चला जाता है, तो ये अपना जनन शुरू कर देता है और हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से इनका गुणन शुरू हो जाता है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से ये पूरी तरह से इंसान के शरीर के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं। यानी कि ये बहुत शातिर होते हैं, जब इंसान के शरीर के बाहर होते हैं तो खामोश रहते हैं, नो अटैक, है ना। इसी प्रकार जब ये इंसान के शरीर के अंदर चले जाते हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाते हैं और अपना जनन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये जनन के लिए परपोषी पर निर्भर करते हैं, यानी कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, परपोषी पर निर्भर करते हैं, ये जनन के लिए परपोषी पर निर्भर करते हैं, यानी कि परपोषी कौन, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तो हम देखेंगे कि सर पेड़ पौधे ये तो स्वपोषी है, पेड़ पौधे जो हैं वो स्वपोषी है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। परपोषी कौन है, तो हम देखेंगे कि बच्चों परपोषी जीव जंतु हैं, है ना। तो मतलब ये पता चला कि सर ये जो वायरस है ना, ये स्वपोषी वालों को नहीं होगा, यानी कि पेड़ पौधों में ये वायरस नहीं होगा, ठीक है, ये होगा तो सिर्फ और जीव जंतुओं को ही होगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं, ये जनन के लिए परपोषी पर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो वायरस था और इससे जो रोग हुआ था वो था बच्चों चेचक। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो इसे हम चेचक कहते हैं। तो देखो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। इन्होंने 1665 ईस्वी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। तो बच्चों इन्होंने 1716 ईस्वी में, है ना, इन्होंने 1716 ईस्वी में बताया कि चेचक जो है ना, ये रोग एक विषाणु के द्वारा होता है ना। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि सर चेचक जो है ना वो एक वायरस के द्वारा होता है, और बाद में इन्होंने फिर इसका जो टीका है यानी कि वैक्सीन है उसका भी आविष्कार इन्होंने ही किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद, यानी कि ज़्यादा नहीं, 1 साल बाद 1716 में इन्होंने बताया कि सर चेचक जो है ना वो एक वायरस के द्वारा होता है, और इन्होंने इसका टीका भी निकाला, इस टीका का भी आविष्कार किया। बाद में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडोल्फ मेयर, ठीक है ना। एडोल्फ मेयर ने क्या किया, उन्होंने बताया मोजेक रोग के बारे में। तो जो लास्ट में इसके बाद एडवर्ड जेनर के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडोल्फ मेयर। तो एडोल्फ मेयर भाई साहब ने बताया था, तो बच्चों 1886 में एडोल्फ मेयर ने मोजेक रोग के बारे में बताया जो तंबाकू के पत्तियों में होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये रोग मोजेक रोग एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है ना, एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। किसने बताया था, एडोल्फ मेयर ने। कब, 1886 में इन्होंने बताया कि तंबाकू के पत्तियों में एक रोग होता है जिसे हम लोग मोजेक रोग कहते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। ठीक उसके बाद एक रूसी शास्त्री थी जिनका नाम था इवानोवस्की, नाम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूसी शास्त्री इवानोवस्की, है ना। इन्होंने भी मोजेक रोग के बारे में बताया। इन्होंने बताया 1892 के अंदर, है ना। एडोल्फ मेयर ने 1886 में बताया, और उसके बाद इसी चीज़ के बारे में फिर रूसी शास्त्री इवानोवस्की ने 1892 में बताया, ठीक है ना। इसी प्रकार बाद में 2 साइंटिस्ट और आए जिन्होंने भी मोजेक रोग के बारे में बताया। उनका नाम था पहला बेर्जेनिक और दूसरा बोर, है ना, बेजर्निक और बोर।
ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी मोज़ेक रोग के बारे में फिर बताया, है ना। तो बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर ये जो वायरस है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है किसी इंसान के लिए, क्योंकि ये जब इंसान के शरीर के बाहर होते हैं तो इनका प्रभाव कुछ भी नहीं होता है, ये लाइक मरे हुए होते हैं, है ना। वहीं जब ये किसी इंसान के शरीर के अंदर चले जाते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं और अपना जनन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से उसके अंदर बढ़ जाते हैं, है ना। सेम कोरोना वायरस के अंदर भी यही सिम्टम्स देखा गया कि ये जब श्वास नली के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पर जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी स्तर को पूरी तरह से बढ़ा लेता है। फिर सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम होती है वो सांस की प्रॉब्लम होती है ना, यही तो होता है। फिर हमें क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से फिर लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ये हमारा लेक्चर 1 है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, अब हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह हानिकारक है ना। इसके बाद फिर हम मित्रता की भी बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह लाभदायक है, इसके बारे में बात करेंगे लेक्चर 2 में। तो बच्चों जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए टेक केयर।